लीजिएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आप लोगों का? बहुत बढ़िया। लाइव वाले सभी स्टूडेंट का भी स्वागत है और सेंटर्स के भी सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। गूगल ड्राइव वाले बच्चे, आई होप आप लोग आराम से बैठकर स्टडी टेबल पर बैठकर ये लेक्चर देख रहे हैं और स्पीड नहीं बढ़ानी है आपने, तसल्ली से सुनना है। सर 1.5 कर ले, नहीं सर 1.25 वो कर सकते हो, उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है, ठीक है? तो 1.25 अपना प्रोमिस है, ठीक है? और 1 पे देखें तो चलेगा। कल हमने कौन सा स्टैंडर्ड किया था? आवाज बढ़ा दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा हो सकता है कि 30th को कुछ स्टूडेंट का किसी दूसरी जगह पे लेक्चर होगा, तो एक दिन के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है? जब हम साथ में चलते हैं तो हमें कभी कभी दूसरों के लिए भी, दूसरों के हिसाब से भी काम को मैनेज करना होता है। तो आई नो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट ट्राई टू मैनेज इट फॉर 1 डे, ओके? आप बैकअप देख लीजिएगा जैसे भी, अगर आप ना मैनेज कर पाए। लो जी, तो 30th को आपका लेक्चर जो है वो 2 बजे से रहेगा, ऑडिट का, लाइव का भी, सेंटर पे भी और फेस टू फेस भी। 31st का अभी मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा। 31st का भी मुझे सर से डिस्कस करना है। देखो, मैं ये चाह रहा था कि एक पार्टी की जाए, लेकिन अच्छी सी बढ़िया सी पार्टी की जाए, लेकिन 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 आवाज थोड़ी बढ़ा, लेकिन वो पार्टी ना 31st को पॉसिबल नहीं है। रुको 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 रुको, देखो देखो यार, मैं चाहता हूं आप लोगों को बढ़िया सी पार्टी दी जाए, तो वो ना यहां पॉसिबल ही नहीं है। तो और सोचो, लाइव वाले बच्चे भी तो चाहेंगे कि हम भी पार्टी में आए, तो ऐसा मैं प्लान कर सकता हूं कि जब आपका बैच खत्म होता है ना, तो जनरली आपकी फेयरवेल भी यहीं होती है। मैं आशीष सर से बात करके एक बढ़िया आपके लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, ठीक है? आपको बस वहां तक, वेन्यू तक ले जाने का मेरा टेंशन है कि आप लोग कैसे जाओगे। तो वो एक टेंशन है, उसके लिए बसेस सर्विस शायद मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एक पार्टी मैं आपको बाद में दे दूंगा, या अभी 31st को भी आपने पार्टी करनी है तो 31st को ना, 31st को हम लंच ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है? और आप लोग आराम से यहाँ पे, तिवारी जी अभी ये रूम खाली हो सकता है? ऊपर डीजे ऊपर लगवाओगे आप? म्यूजिक तो चाहिए ना बच्चों को। तो अब मैं तिवारी जी से बात करूंगा कि किस तरह से हम थोड़ा स्पेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट यू गाइस कैन हैव फन, ओके, ऑन 31st। चलो जी, हाँ बिल्कुल सही, संयम सही कह रहे हैं। चलो जी, अब लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताइएगा, कल हमने कौन सा स्टैंडर्ड किया था? एसए नंबर 330, जो की बात करता है, बस बेटा, जो की बात करता है किसकी? ऑडिटर के रिस्पॉन्स की बात करता है। इसमें आपने 2 प्रोसीजर देखे थे, एक कॉम्प्लायंस प्रोसीजर और दूसरा सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, हाँ या ना? कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने टीओसी किया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या एक ऑडिटर सारे कंट्रोल चेक करता है? नहीं सर, रेलेवेंट कंट्रोल को चेक करता है जो फाइनेंशियल्स के लिए रेलेवेंट होते हैं, हाँ या ना? अगर आपको उन कंट्रोल के अंदर कोई डेविएशन मिलता है या उस कंट्रोल के अंदर कोई फेलियर मिलता है, तो लास्ट में एक बात लिखी हुई थी, आपको याद होगा कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है किसको? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, अकॉर्डिंग टू एसए नंबर 265। एसए नंबर 265 बोलता है कि ऑडिटर विल कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। कि अगर आपको कुछ भी मिलता है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसके बारे में? किसके बारे में रिपोर्ट करना होगा? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किसके अंदर? इन इंटरनल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ
इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को रिपोर्ट करना है। उसके अलावा कोई अगर मेरे को इंपॉर्टेंट बात मिलती है, कोई सिग्निफिकेंट बात मिलती है, मैं उसे इग्नोर कर दूं? नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ सभी सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करना, लेकिन ऐसे 265 स्पेशली बोलता है, ऐसे 265 स्पेशली बोलता है कि ऑडिटर भाई साहब, आपको ना इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी तो पक्का पक्का कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। उसके अलावा ऐसे 260 आप लोग पढ़ोगे जो कि बोलता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद, क्या बोलता है? कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद, आपको सब सारे मैटर्स कम्युनिकेट करने किसके साथ? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो देखा जाए डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल is already covered in essay number 260। 260 yes or no? कि भाई 260 बोलता है सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने कम्युनिकेट करनी है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, लेकिन इंटरनल कंट्रोल हम लोग चेक करते हैं ओपिनियन देने के लिए नहीं, हम एनटीई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए मैं कंट्रोल की टेस्टिंग करता हूं। यस और नो? तो ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को लगे कि यार इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है, मुझे इस बात से क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ किन बातों से फर्क पड़ता है, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है किसमें? फाइनेंशियल में, क्योंकि मैं किसके लिए आया हूं यहाँ पे? फाइनेंशियल के। ऐसा हो सकता है, इसीलिए ऑडिटर को अलग से बताया जा रहा है कि अगर कंट्रोल के अंदर भी आपको कुछ मिले तो आपको बताना है किसे? दोस्त चार्ज विद। तो दो स्टैंडर्ड एक ही बात करते हैं, ऐसे नंबर 260 और ऐसे 265। ऐसे 260 बोलता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, सब कुछ बताओ जो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन 265 कहता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल तो आपको बताना ही पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो आपको बतानी ही पड़ेगी। किसको? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। देखिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, क्या? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एक हो सकता है अगर कोई कंट्रोल, कंपनी का कोई कंट्रोल अगर जिस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इफ दैट कंट्रोल इज नॉट वर्किंग इन दैट मैनर, तो इसका मतलब दिस इज डेफिशिएंसी, हाँ या ना? लेकिन हो सकता है ऑडिटर के लिए वो डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट ना हो, या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई रिस्क आ जाए जिसकी वजह से क्या हो सकता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देयर कैन बी सम अदर वेज जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है, ट्रांजेक्शंस प्रोटेक्टेड और मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं है। इसलिए ऑडिटर को जब भी कोई डेफिशिएंसी मिलती है उसे देखना पड़ेगा क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, मतलब जिसकी वजह से बेसिकली देखा जाए तो क्या हो सकती है? कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर उसे लगता है हाँ जी दिस डेफिशिएंसी इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, देन ऑडिटर शुड कम्युनिकेट दीज डेफिशिएंसीज टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। समझ आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दी? अच्छा एक बात बताइएगा, दैट्स वन फीडबैक फॉर मी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि हम बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हम ना बहुत इनिशियल लेवल में हैं। आई कैन चेंज सम मेथोडोलॉजीज ऑफ माय स्टाइल ऑफ टीचिंग इफ यू गाइज रिक्वायर। तो मेरा पहला क्वेश्चन बस आपसे ये है कि आपको फास्ट लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं और स्लो कर लेंगे? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जहां 40 लेक्चर्स लगने हैं वहां 45 लग जाएंगे, या 45 लगने हैं वहां 50 लग जाएंगे, अपने को कोई जल्दी है क्या? क्योंकि सबसे मेन बात तो ये कि जितने चैप्टर मैं करवा रहा हूं आप सबको रिवाइज करके टेस्ट देने वाले हो, तो कहीं ना कहीं दिस क्लासरूम, ये क्लासरूम में अपना कोर्स भी खत्म होगा, रिवीजन भी होगा, टेस्ट पेपर भी हो जाएंगे। तो मुझे प्रैक्टिकली 2-4 क्लासेस से फर्क नहीं पड़ता। इफ यू गाइस फील कि सर बहुत फास्ट चल रहा है, प्लीज स्लो डाउन, हम थोड़ा स्लो डाउन कर लेंगे, ठीक है? रीडिंग तो फास्ट होनी ही चाहिए, रीडिंग तो फास्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि जो मेन मेरा डिस्कशन होता है वो होता है आपका डिस्कशन पार्ट। उसके बाद कीवर्ड आपको मैं ध्यान से बताता हूं, रीडिंग में अपना टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी। अगर रीडिंग एक एक लाइन को बहुत स्लो पढ़ेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। नालायक। हाँ जी, ठीक है, चलो देख लेंगे इस चीज को। और बताइए, तुम आगे आ जाओ। नीचे बैठ जाए यार। नहीं नहीं, मेरे को लगेगा अच्छा। ठीक है वहां पे अच्छा वहां पे स्क्रीन होनी चाहिए टेक्निकली ना। नहीं आप सही बोल रहे हो, तो हाईलाइट ही नहीं करेंगे अब।
अब नीचे अंडरलाइन करेंगे। हाँ जी, लाइव वाले स्टूडेंट प्लीज आप भी बताइएगा, ये मैं आज फीडबैक लेना चाह रहा हूं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग, सबसे गुड मॉर्निंग हो गई, अब आगे बढ़ो। देखिएगा, तो आप लोगों ने देखा ऐसे 330 के अंदर आपने देखा कंप्लायंस प्रोसीजर हम लोग देखते हैं, अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी मिले हमें कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। लेकिन मैंने कहा यार हम सारी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम कौन सी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेंगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद। फिर मैं एक नया स्टैंडर्ड लेकर आया कि सिर्फ वाई ओनली डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तब मैंने बताया नहीं, नॉट ओनली डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, वी कम्युनिकेट ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स टू दोस्त चार्ज विद। और उसका स्टैंडर्ड कौन सा है? एसए नंबर 260। ठीक है, तो इसका मतलब 260 बोलता है सब कुछ बताओ जो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन 265 स्पेशली बोलता है कि आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो बतानी ही होगी। क्लियर है जी? अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आप बताओगे वो वर्बली बताओगे या फिर आप रिटर्न में कम्युनिकेट करोगे? रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे, यहां तक कोई डाउट? सर बड़ी बेसिक बात है, हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को सारी डेफिशिएंसी रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे, यस और नो, जो हमें मिली है। क्या आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को साथ साथ ये भी बताना चाहोगे कि भाई साहब जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी मैंने आपको रिपोर्ट की है, दीज डेफिशिएंसी आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसी विच बताओ, विच आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। हाँ या ना? क्योंकि मैंने तो सिर्फ कुछ ही कंट्रोल चेक किए होंगे ना, उसी में डेविएशन मिल गया। हो सकता है आपके बाकी कंट्रोल में भी क्या हो, डेविएशंस हो, तो आप उनको ये भी बताओ कि भाई साहब दीज आर लिमिटेड टू माय टेस्टिंग, जो मैंने आइडेंटिफाई किया। देयर कैन बी चांसेस कि आपके यहां अदर डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि ऑडिटर तू इधर आ मुर्गा बन। क्यों भाई? तूने भाई 5 ही डेफिशिएंसी बताई है बट एक्चुअल में 15 थी, इसका मतलब तुमने तुम्हारा काम सही तरीके से नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नहीं भैया, हम जो ये कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हैं वी आर डूइंग इट फॉर आर पर्पस, नॉट फॉर दी ओपिनियन। समझ आ रही है बात? तो ये बात भी हम उसे बताएंगे कि डेफिशिएंसी जो है वो लिमिटेड है हमारी टेस्टिंग के लिए। हमारी टेस्टिंग का पर्पस एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना था, ना कि ओपिनियन देना। यस और नो? तो आप फर्दर डेफिशिएंसीज को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हमने रिपोर्ट किया है, क्या हम उसका इंपैक्ट या उसका पूरा एरिया डिफाइन करके देंगे कि हमें कहां से मिली, कैसे मिली, इसका इंपैक्ट क्या है? दोगे क्या? वो पूरा डिटेल हम डेफिनेटली रिटर्न में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना मैंडेटरी है, यस और नो? क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमारे कंपनीज एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करोगे और अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है वो भी आप कंप्लीट करोगे, पूरी करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है जी? स्टैंडर्ड का तो मतलब यही होता है कि आपको ये चेक करना है कि सारा काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हुआ, सारा काम लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ऐसे 265 ना एक जगह पे थोड़ा लैक कर जाता है क्योंकि लैंग्वेज बहुत पुरानी लिखी हुई है। ये कहता है कि हमने, आपके लिए भी ये नई बात है, ये कहता है कि हमने कंट्रोल टेस्टिंग की एक पर्पस क्या था? टू डिसाइड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हाँ या ना? अगर मुझे उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है, बताओ किसको? आप रिपोर्ट करोगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। हाँ या ना? ये रिपोर्ट पब्लिक है प्राइवेट है? ये प्राइवेटली आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब कंपनी की मैनेजमेंट को बता दिया कि आपके यहाँ पे देखो जी ये डेफिशिएंसी है, इसके इम्पैक्ट है। मैंने कंट्रोल की चेकिंग की है बिकॉज मेरे को अपना एंटी डिसाइड करना था, लेकिन मैंने सारे कंट्रोल चेक नहीं किए। मैंने रिपोर्ट कर दिया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस टॉपिक को साइड में रखते हैं। यूएस के अंदर ना बहुत सारे स्कैम हुए थे काफी साल पहले, जिसके अंदर एनरॉन स्कैम काफी फेमस है, अगर आप में से किसी को पता हो तो। फाइनेंशियल फ्रॉड्स थे ये, जिसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट ने और एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किए, फाइनेंशियल फ्रॉड किए। और जब कोर्ट के अंदर डायरेक्टर्स को बुलाया गया कि भाई आप आओ, कंट्रोल कौन बनाता है? मैनेजमेंट। हाँ या ना? फाइनेंशियल कौन बनाता है? मैनेजमेंट।
इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी? एम्प्लॉय सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी? हाँ या ना? तो सबसे पहले मान लो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को बुलाया कि आपकी कंपनी में इतने थाउजेंड्स करोड़ का फ्रॉड हुआ है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैनेजमेंट कहती है नहीं भाई साहब, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसी एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, उसने इंटरनल कंट्रोल को मिसयूज करते हुए कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया? फ्रॉड किया। मैंने तो कंट्रोल बनाया है, अब उसने सही से फॉलो नहीं किया, मेरी क्या जिम्मेदारी? तो मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस टाइम पे लॉ भी इस तरह के नहीं थे कि भैया इनको पनिशमेंट दी जाए और इनको लायबल ठहराया जाए। समझ आ रही है बात? तो वो बच जाते थे वो लोग। फिर ऑडिटर को बुलाया कि भाई तुम इधर आओ, तुमने तो फाइनेंशियल का ऑडिट किया था ना, तुमने क्यों नहीं पकड़ी ये बात? वो कहता है भाई साहब मैंने थोड़ी ना कंट्रोल वंट्रोल चेक किए हैं। यार हमने तो सुना है तुमने किए हैं। कह रहा हाँ किए हैं मैंने, लेकिन वो कंट्रोल चेक किए हैं जो किससे रिलेटेड है, और उसमें भी मैंने कौन से कंट्रोल चेक किए हैं? रेलेवेंट। कहता है कुछ तो किया है तूने, रेलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रोल तो चेक किए हैं तूने। तू कह रहा है कि कंट्रोल अच्छे हैं, तूने कंट्रोल रिस्क कम रखते हुए अपना ऑडिट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उन्हीं कंट्रोल के फेल होने से कंपनी में क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरी कंट्रोल की चेकिंग में क्या है? गड़बड़ है। मैं कहता हूं मुझे लेना देना नहीं है। मैंने कंट्रोल चेकिंग तो किसके लिए की थी? अपना एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए। मैंने इस पे ओपिनियन ही नहीं देना। कह रहे इसका मतलब तेरा एनटीई तो गलत है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस तरह से कहीं ना कहीं ऑडिटर भी बच जाता था, क्योंकि उसने कंट्रोल पे कोई लेना देना था ही नहीं उसका। कंट्रोल फेलियर की वजह से क्या हुआ? फ्रॉड फेल हुआ, और वो बोल देता था बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, हमें कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। यूएस में उसके बाद एक नया एक्ट आता है, सार्बन्स ऑक्सली एक्ट। ठीक है, सार्बन्स कभी पढ़ा है कहीं पे? नहीं पढ़ा। वो एक्ट कहता है कि डायरेक्टर भाई साहब, सबसे पहले तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि कंट्रोल को मेंटेन भी आप ही करोगे, इंप्लीमेंट भी आप करोगे, और इंश्योर करोगे दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द ईयर। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इंश्योर करोगे, आपने कैसे करना है वो आप जानो, आप अलग से ऑडिट करवाओ, ऑनगोइंग बेसिस पे चेक करो। आपके मैनेजमेंट के कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए कि आप कंट्रोल को ऑनगोइंग बेसिस पे क्या करो? रिव्यू करो। कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनता है। आपने लॉ में शायद कभी पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनता है। आप उसके अंदर बकायदा लिखोगे कि आपने सारे कंट्रोल को सही से डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, एंड दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द। आप ये बात उसमें बकायदा मेंशन करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ऐसा इसलिए किया गया कि कल को अगर इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, एम्प्लॉय या जिसने किया उसको तो पकड़ा ही जाएगा, साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी पकड़ा जाएगा। उसके बाद ऑडिटर साइड में खड़ा हुआ था, उसको लग रहा था मैं बच चुका हूं। उसको कहते हैं ऑडिटर तू इधर आ, तूने कंट्रोल की चेकिंग की? हाँ हाँ की है, लेकिन किसके लिए? एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करने के लिए। वो कह रहा है इधर आ, तू कंट्रोल चेक कर रहा है ना? उसने कहा हाँ। कौन से? फाइनेंशियल। तो तू एक काम कर, आगे से ओपिनियन देना स्टार्ट कर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे तो रहा हूं, हाँ वो तो तेरे को देनी ही है। उसके अलावा एक और ओपिनियन देना, एक और ओपिनियन देना स्टार्ट कर। किस पे? कंट्रोल्स पे। मैंने कहा मैं तो कंट्रोल की टेस्टिंग ही नहीं करता। मैंने कहा तेरे से सारे कंट्रोल का ओपिनियन मांग कौन रहा है? कौन से कंट्रोल? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो कंट्रोल है, तो उस पे क्या देगा? आगे से ओपिनियन देगा। साला मेरे को हायर किया था स्टैट ऑडिट के लिए, उसके लिए मैं ट्रू एंड फेयर भी ओपिनियन दे रहा था। अब स्टैट ऑडिट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज मिल रही है, क्या? इंटरनल कंट्रोल ओपिनियन। हाँ या ना? यस और नो? इसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईकोफर। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर क्या सारे इंटरनल कंट्रोल देखता है? नहीं। ओवर फाइनेंशियल, मतलब मैंने कहा जी मैं फाइनेंशियल भी सारे नहीं देखता, मैं फाइनेंशियल में भी जो रिपोर्टिंग के रिलेटेड कंट्रोल है ना उनको देखता हूं।
तो उन्होंने कहा ठीक है तू आइकोफर की रिपोर्ट बना के दे। अब ये आइकोफर छोटे छोटे क्लाइंट पे लगेगा क्या? जहां पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑडिटर को जो सेकंड ओपिनियन देनी होती है ना, किसके ऊपर? कंट्रोल्स के ऊपर। वो हर कंपनी पे नहीं है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। वो कुछ कंपनी पे, डेफिनेटली लिस्टेड क्लाइंट पे तो होगा ही होगा, हाँ या ना? यस और नो? तो एक और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई ऑडिटर की। देखो अभी एक और रिपोर्टिंग मैंने पढ़ाई आपको। ये रिपोर्ट क्या थी कि अगर कंट्रोल फेल हो जाए तो आपको रिपोर्ट करना है किसको? दोष चार्ज विद गवर्नेंस को। ये एक प्राइवेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है क्या? है? फ्लो फ्लो में गलत बोलते हो। एसेज आर मैंडेटरी। अगर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मिलेगी तो क्या आपको दोष चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना है? ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, हाँ या ना? बट ये लिमिटेड टू कंपनी है। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी मिली और दैट डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और आप ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसपे आइकोफर लगता है, एप्लीकेबल है, तो आपको दोष चार्ज विद गवर्नेंस को तो बताना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी के कंट्रोल सही तरीके से काम। और डेफिनेटली अगर आप ऐसी ओपिनियन दे रहे हो तो कंट्रोल रिस्क कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, और अपना एनटी भी बढ़ जाएगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक सेकंड रिपोर्ट जाएगी, आइकोफर की रिपोर्ट। समझ आई? दूसरी रिपोर्टिंग समझ आई? तो कभी अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल देखोगे ना, तो दे हैव डन इट वेरी वेरी केयरफुली और बढ़िया तरीके से। क्या है उन्होंने ऐसे 265 को बताओ कौन से चैप्टर में डाला होगा? रिपोर्टिंग। कहां डाला होगा? क्योंकि रिपोर्ट ही तो है ये। लेकिन मैंने इसको उठा के ले आया मैं कहां पे? चैप्टर 3 में, क्योंकि लिंक करता है किसके साथ? इंटरनल कंट्रोल के साथ। समझ आ रहा है? लेकिन है ये क्या? एक रिपोर्ट है ये, आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हो। समझ आया यहां तक? एक सेकंड, मैंने बोला अभी क्वेरी ले रहा हूं मैं। उसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट हो गई। तीसरी रिपोर्ट आप क्या देते हो जी? फाइनेंशियल की रिपोर्ट, हाँ या ना? फाइनेंशियल पे अपन क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस लेके ट्रू एंड फेयर व्यू। एक रिपोर्ट ये हो गई अपनी। एक और रिपोर्ट है, आज रिपोर्टिंग की बात ही कर लेते हैं ना, पहले लगे हाथ। सरकार कहती है कि भाई साहब ऑडिटर साहब आपने दे दिया ट्रू एंड फेयर व्यू, इससे यूजर को कुछ समझ आ रहा है क्या? हालांकि आप नीचे लिख दोगे कि वी हैव गिवन आवर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, लेकिन इससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ भी समझ। हालांकि आइकोफर की रिपोर्ट से उसे ये पता चलेगा कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल है फाइनेंशियल के लिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे ना कुछ की बातें अगर जाननी हो, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो यहां से कहीं से भी नहीं पता चल रहा। पता चल रहा है क्या? तो एक काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है ये, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसकी रिक्वायरमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब ऑडिटर साहब आप एक काम करो, हम आपसे ना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें पूछते हैं, आप बस उसका जवाब देना। मैंने कहा पूछना स्टार्ट करो। आप ये बताओ कंपनी का जो पीपीएनई है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो क्या वो सही से मेंटेन्ड है? वो चेकलिस्ट दे रहा है मेरे को, मैं क्या बोलूंगा? यस। लेकिन यस बोलने के लिए क्या मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा? तो वेरीफाई करके बोलेंगे यस। क्या कंपनी ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया? यस। तो ऐसे ही वो पीपीएनई पे मुझसे 4-5 सवाल पूछेगा, फिर इन्वेंट्री पे मुझसे 4-5 सवाल पूछेगा। कंपनी में और इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो सकते हैं? लोन्स एंड एडवांस, यस और नो, बोरोविंग्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, स्टैट ड्यूज। स्टैट ड्यूज मतलब गवर्नमेंट के ड्यूज। ऐसे करके ना वो मुझसे टोटल कितने सवाल पूछता है? 21 अलग अलग बातों पे मुझसे चर्चा करता है वो। कितनी बातों पे? 21, 21। और हर पॉइंट के अंदर 4-5 क्वेश्चन मुझसे पूछता है। इसे बोलते हैं कारो 2020 रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्यों है? क्योंकि किसने बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020, ये भी एक रिपोर्ट आपको बना के देनी पड़ेगी। कितनी बातें आएंगी इसके अंदर? 21। कितनी बातें आएंगी? 21 क्लोजेज इसके अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं। 4 रिपोर्ट हो गई ऑडिटर की अभी तक, जिसमें से 3 पब्लिक है और एक प्राइवेट है। अगर कोई डेफिशिएंसी मिले तो आइकोफर की रिपोर्ट भी हर कंपनी के केस में, कारो भी हर कंपनी के केस में नहीं जाएगा। देखो सरकार कह रही है 21 बातें बताओ, भाई क्यों पूछ रहे हो? भाई कोई बड़ी कंपनी तभी तो पूछो, अगर छोटी सी कंपनी क्या करोगे पूछ के? तो कारो भी हर कंपनी पे एप्लीकेबल। वो कारो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे किन किन कंपनीज में ये रिपोर्ट जानी है। समझ आया? 4 रिपोर्ट,
इतना ही नहीं, एक और रिपोर्टिंग है। सरकार कहती है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको कोई फ्रॉड मिले, क्या मिले, तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा। मैंने कहा कितना फ्रॉड, कह रहे अगर 1 करोड़ से ऊपर मिले तो हमें, अगर उससे नीचे मिले तो मैनेजमेंट को या फिर ऑडिट कमेटी को, डायरेक्टर्स को। मैंने कहा ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर फ्रॉड मिला, अगर इन केस ऑफ फ्रॉड, तो एक और रिपोर्टिंग आ जाएगी, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अंदर आप ये पढ़ते हो कंपनीज एक्ट के। तो एक ये भी क्या रिपोर्ट है, बिल्कुल आपको रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? कितनी रिपोर्ट हो गई? इतना ही नहीं, एक और रिपोर्टिंग है कि जब आप कंपनी के अंदर जाते हो ना, तब आपको स्पेशली बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पढ़कर आए हो, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। तो एक कंपनीज एक्ट की भी कुछ ऑडिटिंग की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट। तो ये अलग अलग रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, बट यस, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के केस में ये रिपोर्ट बने। फ्रॉड नहीं है, नहीं रिपोर्ट करेंगे। छोटी कंपनी है, कारो भी नहीं जाएगा, आईकोफर भी नहीं जाएगा, यस और नो? तो आप प्लीज एक कहीं पे भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर, फटाफट से लिख लीजिएगा। देन विल स्टार्ट एसे नंबर 265। रिपोर्टिंग का चैप्टर जहां तक है हमारी बुक में, मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 10 रहने वाला है। पहले कंपनी ऑडिट भी हुआ करता था ना, अब वो हट गया। बस एक छोटा सा पार्ट है रिपोर्टिंग वाला। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हो? डायरेक्टर रिपोर्ट में जाता है, डायरेक्टर रिपोर्ट में जाएगा, ठीक है। पकड़ा ना, वहां पे सोक्स आ गया ना बाद में। इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं होता पब्लिक के लिए काम करना, वो तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए काम करता है। हाँ, तो वो मैनेजमेंट के लिए करता है ना, उसका कोई बाहर वालों से लेना देना नहीं होता। प्रैक्टिकल, हाँ हाँ दिखा देंगे। एक बार फुल स्क्रीन फेस लेकर आना, आईटीटी में अगर फुल स्क्रीन। ब्रेक में दिखाता हूँ, ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रही है फाइल। ले आइएगा प्लीज, फेस ले आइएगा। लिख ली बेटा ये सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट? तो याद नहीं था क्या तुम्हें? लिख लो जी। तो एक काम करते हैं, फिर साथ साथ करते हैं। दिख रहा है? लिख लो साथ साथ। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, हाँ, रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर।
कारो एक सेपरेट रिपोर्टिंग है। हाँ, कंपनी ऑडिट के अंदर छोटी छोटी रिपोर्टिंग अलग है। लिख लिया सबने? देखो जी, देखिएगा, सबसे पहले ले आओ यार, मुझे भी ले आओ। आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ठीक है? इसमें पहली रिपोर्ट उसने बनाई क्या बेटा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, और उसने अपना ओपिनियन दे दिया। नीचे चलोगे आप, पहले इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट आ गई हमारी मेन रिपोर्ट, हाँ या ना? ठीक है, हाँ लिखना पड़ता है। उसके बाद देखो ये हेडिंग दिख रही है आपको, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसमें आपकी कारों की रिपोर्ट पूरी एक्सप्लेन करेगा वो, प्लस कंपनी ऑडिट की जो आपकी सेक्शन की रिक्वायरमेंट है 143(3) की, वो पूरी यहां पे वो डिस्क्राइब करेगा, पूरा डिटेल में लिखेगा। साथ ही साथ क्या आपको एक एनेक्सर ए दिख रहा है? वो कह रहा है कारों की रिपोर्ट देखो बहुत बड़ी है, अगर मैं मेन ऑडिट रिपोर्ट में डालूंगा तो मैस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आप क्या, आप कहां पढ़ लो अलग से उसको, एनेक्सर ए में। फिर साथ ही साथ वो कहेगा कि एक है ना आइकोफर की रिपोर्ट भी दी है, क्योंकि रिलायंस एक छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, तो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल with reference to standalone financial statement and operating effectiveness of such control refer to our separate report in annexer B। वो कह रहा है annexer A और B आप सेपरेटली देख लो जी, ठीक है? यहां पे आपको क्या दे दिया? annexer A। इसका मतलब ये कौन सी रिपोर्ट है? कारो 2020 की रिपोर्ट है, जो कि टोटल 21 क्लोजेस इसके अंदर आपको दिए होंगे, ठीक है? और उसके बाद यहां पे आपको दिखेगा एनेक्सर नंबर बी, जिसके अंदर आपको किसकी रिपोर्ट देगा? ये इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल्स, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे ये बना के देगा। हालांकि ये सारी रिपोर्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में, आपने बोला तो मैंने एक बार आपको दिखा दिया, ठीक है? चलें आगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं पहली रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट, जो क्या थी? एसए नंबर 265, जिसमें एक ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है भाई? क्या रिपोर्ट करना है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। पर्पस समझ आया? तो आप चाहो, अगर आपको चैप्टर 3 स्मॉल करना है, थोड़ा छोटा करना है, तो आप इसको 330 पे चैप्टर को खत्म कर सकते हो, और एसए नंबर 265 के चैप्टर में आप स्टडी कर सकते हो जाके ऑडिट रिपोर्ट। एसए 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले लास्ट पैराग्राफ देखेंगे।
डिटरमाइनिंग एंड कम्युनिकेशन, डिटरमाइन करो, ऑडिटर को देखना पड़ेगा, एंड कम्युनिकेट करो क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, कि आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, दोस चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। देखेगा, the auditor shall determine whether on the basis of audit work performed the auditor has identified one or more deficiency in internal control। पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक कह रहा है कि क्या आपको कोई डेफिशिएंसी मिली किसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल में। दूसरा, अगर वो डेफिशिएंसी मिली तो क्या वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। If the auditor has identified one or more deficiency in internal control, the auditor shall determine they constitute significant deficiency। क्या वो डेफिशिएंसी जो आपको आइडेंटिफाई हुई है वो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो। डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ तो आपको फैक्टर्स बताने पड़ेंगे कि कब किस डेफिशिएंसी को मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। बेटा बताओ कब आपके हिसाब से, आप अपना जजमेंट यूज कीजिएगा यहां पे, कब आपके हिसाब से एक डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब कंट्रोल फेलियर, आपके हिसाब से वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। बताओ, हैंड रेज करके बताओ ना, ऐसे थोड़ी ना, हैंड रेज करके बताइए को। लाइव वाले स्टूडेंट आप भी मुझे कमेंट करना कब एक डेफिशिएंसी। देखो मेरे को खुद को फील हो रहा था कि इस बैच पे ना थोड़ी स्पीड ली जा रही है, ज्यादा जा रही है, क्योंकि पहले मेरी बैच की टाइमिंग होती थी 2.5 घंटे, तो हमारा कंटेंट कम कवर करते थे हम, और बीच में इधर उधर की बातें भी हो जाया करती थी। लेकिन अभी 3 घंटे की क्लास हो गई है, ऑब्वियसली कंटेंट 3 आवर्स के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नया कंसेप्ट उठाते हैं तो उसमें टाइम लगता है डिस्कशन में। तो मैंने देखा कि 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई हो रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई हो रही है, और सिर्फ 3 आवर्स तक कंटिन्यूअस पढ़ाई करना, और वो भी ऑडिट जैसा सब्जेक्ट, तो कंटेंट ना ज्यादा हो जाता है। तो मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा था कि कंटेंट मतलब बहुत फास्ट निकल रहा है, मतलब इतनी जल्दी तो मुझे सिलेबस खत्म नहीं करना। तो मैंने खुद को ही अपने आप को स्लो डाउन कर लिया है कि 2 4 5 क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगी, कोई बात नहीं, बट मजे से पढ़ेंगे। कई बार खुद को भी लगता है ना यार कि इतना क्यों पढ़ा दिया। मतलब एक लाइट मोड में पढ़ना है अपने को, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ जी, अब आप बताओ, अब आपकी बारी है, तो मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा। कब आप किसी डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहोगे, हैंड रेस करके आपने जवाब देना है। लास्ट बेंच से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ आंसर्स, और लाइव वाले स्टूडेंट। हाँ जी बताइए। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मेरे भाई ने, कह रहा है कि कोई एक ऐसा रिस्क है जिसके लिए कंट्रोल डिजाइंड है, और वही कंट्रोल क्या हो जाए, फेल हो जाए, और वो रिस्क आपके लिए सिग्निफिकेंट है, तो ये किसका रूप ले लेगी ये डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। आपने बहुत अच्छा, बुक्स को बंद करके जवाब देंगे। और बताइए लाइव स्टूडेंट आप अगर हो तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। और बताओ कब बोलोगे कि कोई डेफिशिएंसी, सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, लो की रिक्वायरमेंट थी कोई, उसका कंट्रोल फेल हो गया, वी कैन कॉल इट ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। हाँ जी बेटा, बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया है। यदि किसी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाए, फ्रॉड हो सकता है, वो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है। 3 पॉइंट को लिख रहा है। आपने क्या बताया था बेटा, पहला पॉइंट सिंगल कंट्रोल, एक रिस्क, सिंगल रिस्क पे एक कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। दूसरा लो एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, तीसरा फ्रॉड। और कोई, ये दोबारा बोलो। यस, जो रिस्क है जिसके लिए कंट्रोल डिजाइन किया है, दैट कंट्रोल इज फेल्ड, उस रिस्क का इंपैक्ट इतना है कि दैट कैन इंपैक्ट मल्टीपल अजर्शंस, दैट कैन इंपैक्ट मल्टीपल अकाउंट, देन दिस कंट्रोल फेलियर इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। 4 एग्जांपल, द इंपैक्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, कोई लिख रहा हो तो वो लिख ले, इंपैक्ट ऑफ रिस्क। और बताओ क्या कह रहे हो, क्या कीजिए। मैंने तो सारे नोट कर ही रखे हैं किताब में, दोबारा डुप्लीकेट क्यों करूंगा, वो आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ, क्या आप मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि डुप्लीकेट ना हो। इस बच्चे ने लो एंड रेगुलेशन बोल दिया तो आपको पता रहे, हाँ भाई ये पॉइंट आ चुका। हाँ जी, चलो लिख देता हूं। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, आपने क्या बोला था, एक एक रिस्क है, उसके अगेंस्ट क्या है, एक एक कंट्रोल है जो कि सिंगल है, और वो क्या हो गया आपका, फेल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपने क्या दिया बेटा, आप बच्चों के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, लो की रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट आपके कोई कंट्रोल है जो कि क्या हो गए,
फेल हो गए, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। और एक इधर से कोई एग्जांपल आया था, हाँ, आपके कुछ कंट्रोल हैं जो कि फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए लगाए गए हैं, वो कंट्रोल आपके क्या हो गए, फेल हो गए, ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। फोर्थ, एक एक ऐसा रिस्क है जिसके लिए कंट्रोल है बट वो कंट्रोल क्या हो गया, फेल हो गया, और इस रिस्क का जो इंपैक्ट है वो अदर अकाउंट पे है, इंपैक्ट ऑन अदर अकाउंट। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया पॉइंट है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन के कंट्रोल्स फेल हो रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर कोई कंट्रोल है, फेल हो जाए, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल है, फेल हो जाए तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। फ्रॉड वाला आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। और बताओ कितने हो गए, 7। और बताइए। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि मेन कंट्रोल तो फेल हो गया, हमने कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल चेक किया, वो भी फेल हो गया, तो मतलब कंट्रोल प्लस कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल फेल्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और बताइए जी। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन भी लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के लिए कंट्रोल्स कंपनी ने बनाए नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। बहुत है इतने एग्जांपल। तो आपको ना बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी जजमेंट यूज करनी पड़ेगी टू डिसाइड वेदर दिस डेफिशिएंसी इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। समझ आया? तो हम पहले कह रहे हैं ऑडिटर को कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप क्या क्या डिटरमाइन करोगे, डिटरमाइन एंड कम्युनिकेट। आप डिटरमाइन करो, क्या डिटरमाइन करो, क्या कोई डेफिशिएंसी मिली, अगर डेफिशिएंसी मिली तो क्या वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? हाँ जी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो फिर अब आप कम्युनिकेट करोगे, रिटर्न में या वर्बल। तो थर्ड पॉइंट से हमारा मेन आंसर क्या होता है, स्टार्ट होता है, देखिएगा। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग significant deficiency in internal control identified during the audit to those charged with governance on a timely basis। आप राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। द ऑडिटर शैल आल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एट एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ए टाइमली बेसिस। आप ना एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, कल को वो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको लगता है आपने सारे कंट्रोल चेक किए हैं। तो नंबर 1 आप क्या बोलोगे, आपने बताना है इन राइटिंग significant deficiency in internal control that the auditor has communicated or intends to communicate to those charged with governance। भैया ये सारी significant deficiencies हैं जो हम आपको इन राइटिंग में बताना चाहते हैं। दूसरा, आपको तो कुछ डेफिशिएंसी मिली, आपने बता दिया। इंटरनल ऑडिटर भाई साहब को कुछ डेफिशिएंसी मिली बट उसके हिसाब से वो सिग्निफिकेंट नहीं थी। क्या एक स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से बातचीत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपने उससे पूछा भाई आपने कौन कौन से एरिया चेक किए, उसने कहा जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इस बार मैंने पूरा देखा है। आपने कहा कोई डेफिशिएंसी मिली? हाँ, उसने कहा जी ये 7-8 डेफिशिएंसीज मुझे मिली है। आपने पूछा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आपने कम्युनिकेट किया? उसने कहा नहीं नहीं, इसको मैंने रिपोर्ट में नहीं डाला। क्यों भाई? क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिग्निफिकेंट, मेरे को जो सिग्निफिकेंट लगा वो मैंने बता दिया, बट दीज डेफिशिएंसीज मैंने कम्युनिकेट। आपको लगता है यार दीज आर द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, बट जिसने आइडेंटिफाई की उसको ये नहीं लग रहा, तो क्या स्टैट ऑडिटर को बताना चाहिए? उसे बताना चाहिए, क्योंकि अब आपकी नॉलेज में वो चीज आ चुकी है और वो मैनेजमेंट को नहीं पता। समझ आ रहा है? जो मैंने आइडेंटिफाई की वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर किसी दूसरे ने आइडेंटिफाई किया और उसने अभी तक आगे नहीं बताया है और आपकी नॉलेज में ये बात आ चुकी है, तो आपको वो दूसरी अदर डेफिशिएंसीज को भी बताना चाहिए। तो क्या कहता है, आपको राइटिंग में बताना है क्या, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ठीक है, ऑडिटर ने जो कि आइडेंटिफाई किया। दूसरा, अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल identified during the audit that have not been communicated to management by other parties and that in the auditor professional judgment are of sufficient important to merit management attention। यहाँ पे अदर पार्टीज के साथ आप एरो करके लिख सकते हो। एग्जाम्पल,
इंटरनल ऑडिटर। तो दो डेफिशिएंसी हम दोष चार्ज विद गवर्नेंस को बताएंगे। नंबर वन, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। सेकंड, अदर डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट बाय द ऑडिटर व्हिच आर नॉट कम्युनिकेटेड टू दोष चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है जी। उसके बाद जो आप रिटर्न लेटर लिखोगे ना, किसको लिखेंगे? दोष चार्ज विद गवर्नेंस को। उसमें आपने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कवर कर ली। अगर कोई अदर थी, जरूरी थोड़ी ना पता हो, अगर कोई अदर थी आपकी नॉलेज में, आपने उसको भी कवर कर लिया। उस लेटर में और क्या लिखोगे? द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन रिटर्न कम्युनिकेशन। मैं सबसे पहले लेटर ड्राफ्ट कर रहा हूं, बाद में बेसिक बातें देखेंगे। इन रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो आपने ए पॉइंट में बता दिया कि हम क्या इंक्लूड करेंगे, सिग्निफिकेंट। साथ साथ कुछ बातें लिखना। सिर्फ ये मत बताना कि आपके यहाँ पे फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल फेल है ना। ये मत लिखना कि आपके यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता ना। ये मत बताना कि आपके यहाँ पे सीएफओ कोई चीज अप्रूव नहीं करी। नो, आपने उसका पूरा डिटेल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, है ना? यस और नो? तो कहता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में आप क्या क्या बताएंगे। नंबर वन, डिस्क्रिप्शन, a description of the deficiency and an explanation of their potential effect। आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे आपके यहाँ ये नहीं है, आप ये भी बताएंगे इसकी वजह से। यार ये थोड़ा स्क्रीन ठीक कीजिएगा आईटी टीम प्लीज। यहां से ना ये हैंड मेरा कवर आ जाए पूरा, या फिर मैं अपने आप को इधर रखूं, या तो फिर यहां रखते, ठीक है। कहते हैं आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे उस लेटर के अंदर। नंबर वन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी। सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं, उसका आपको इफेक्ट भी बताना पड़ेगा, इसकी वजह से कितना इंपैक्ट हो सकता है। अच्छा, पीछे हाईलाइट करने के बाद नहीं दिखता है, डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ उसका इफेक्ट। अभी ठीक है बेटा, लास्ट बेंच, ये दो बातें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद कहता है sufficient information should be included in your written communication so that it enable those charged with governance and management to understand the context of the communication। पूरा डिटेल डालो कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, किस एरिया से रिलेटेड है, कुछ एविडेंसेस उनको भी आपको बताने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। देन ओनली दे कैन रिलेट, देन ओनली दे कैन इन्वेस्टिगेट कि क्या एरिया है ये इन पर्टिकुलर दी ऑडिटर। और उसके अलावा ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा कुछ और बातें। तो सबसे पहले देखो, मैं बोल रहा हूं हम एक लेटर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? किसको लिखेंगे ये लेटर? दोष चार्ज विद गवर्नेंस को। आपने सबसे पहले उस लेटर में क्या इंक्लूड किया? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, उसके अलावा अदर डेफिशिएंसीज अगर कोई है तो। उसके अलावा आपने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन दिया, उसी के साथ उसका इफेक्ट दिया, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिशिएंसी इन बेटर मैनर। हाँ या ना? उसके अलावा तीन बातें और ऐड करूंगा मैं उस डेफिशिएंसी में। मैं उनको बताऊंगा कि दिस ऑडिट, द पर्पस ऑफ ऑडिट वाज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल, कि जो हमारा ऑडिटिंग का पर्पस है वो इंटरनल कंट्रोल चेक करना, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। लेकिन एक बात बताओ, अब आइकोफर जब से आया है, कहीं ना कहीं ये लाइन गलत नहीं हो गई? हाँ या ना? जिन कंपनीज पे आइकोफर लगता है, अब वहां पे पर्पस इंटरनल कंट्रोल चेक करना मैंडेटरी है। लेकिन कहीं ना कहीं एससी की लैंग्वेज पुरानी है, अपडेट होनी चाहिए, एक्सेप्ट इन केस वेयर आइकोफर एप्लीकेबल। हाँ या ना? लेकिन यहां बोल रहा है क्या, ये अलग से बताओ दोष चार्ज विद गवर्नेंस को, कि जो पर्पस ऑफ ऑडिट है ना भाई साहब, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। समझ आया? बताओ जी, ठीक है। उसके बाद द ऑडिट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करते हैं। व्हाई? रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू डिजाइन, इन ऑर्डर टू audit procedure that are appropriate in the circumstance, that is NTE of audit procedure, but not for the purpose of express an opinion on the effectiveness of internal control। ये टेक्निकली आप इसको बोलो कि कंपनीज एक्ट के साथ अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा ऐसे, तो वो नई रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, तो आप इसको अलग पढ़ेंगे ऐसे 265 की रिक्वायरमेंट को। अगर मैं कल को आपसे पूछूं कि बताओ जो दोष चार्ज विद गवर्नेंस को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का लेटर लिखोगे उसमें क्या इंक्लूड करोगे, तो आप क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अदर डेफिशिएंसी, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका इफेक्ट, और मैं अपना कंसीडरेशन और अदर नॉलेज के लिए सारी इंफॉर्मेशन। ये मेन बातें हो गई। उसके अलावा कुछ एडिशनल बातें कि पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना,
उसके अलावा फिर हम इंटरनल कंट्रोल क्यों देख रहे हैं? टू डिजाइन एनटीईओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए, नॉट फॉर दी ओपिनियन। समझ आया? ये बात लिखो उसमें। उसके बाद द मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड to those deficiency that auditor has identified during the audit and that auditor has concluded are of sufficient importance। मैंने सिर्फ इस लेटर के अंदर वो डेफिशिएंसी इंक्लूड किए जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात? तो ये बातें टोटल कितनी बातें बेटा? 5 बातें हैं। 5 बातें हैं, मेरे साथ रिपीट करेंगे। लेटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अदर डेफिशिएंसी, दोनों का डिस्क्रिप्शन, दोनों का इफेक्ट, हाँ या ना? उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का पर्पस, why you are considering internal control, and the deficiencies are limited to those that are covered by the auditor। क्लियर है जी? 5 पॉइंट क्लियर है? एक नीचे का क्वेश्चन देखिएगा। On reviewing internal control over inventory as part of the statutory audit of the company, auditor find out that physical verification is not being conducted at regular interval। ऑडिटर ने क्या आइडेंटिफाई किया? फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे नहीं कर रही है, एज स्टिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ने मेंशन किया है वैसा नहीं हो रहा है। द ऑडिटर फाइंड इट्स टू बी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री। ऑडिटर के हिसाब से क्या है? एक, क्योंकि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन इज अ की एरिया। आपने कंट्रोल बनाया कि आप उसका क्या करोगे? फिजिकल, बट आप एक्चुअली में, तो ये क्या है? एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। He points it out to the management in one liner। उसने एक लाइन में लिख दिया एज अंडर क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल एज स्टिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। एक सिंगल लाइनर में लिख के भेज दिया। किसको? दोस्त चार्ज विद, कि भैया मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। इज अबव कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर प्रॉपर? आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं, बताओ जी, प्रॉपर है? नहीं है। उसको पूरा डिस्क्रिप्शन देना था, इफेक्ट बताना था, फर्दर इंफॉर्मेशन देनी थी, हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं आज आपको एक और नई बात बताता हूं। कभी कभी आप पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ये नहीं समझ आएगा इसका आंसर ड्राफ्ट कैसे करूं, इसमें क्या लिखना है, क्या मांग रहा है। आपने कुछ नहीं करना है, अपनी बुक का कंसेप्ट नंबर याद करना है कि कौन सा कंसेप्ट था। आपको कंसेप्ट नंबर याद आ गया, यार सर ने लेटर राइट करने के लिए बोला था ना, ये वो वाला पैरा है, वही है। चुपचाप वहां पे जो 5 पॉइंट थे वो आपने याद कर रखे होंगे, वो 5 पॉइंट आपने लिख देने हैं। समझ आ रही है बात? मतलब ऑडिटिंग के एग्जाम में आप ये मत सोचना इसका आंसर कैसे करूं, आप ये मत दिमाग लगाना इस क्वेश्चन का आंसर। आपने सिर्फ इतना सोचना ये मेरी बुक के किस कंसेप्ट से बिलोंग करता है, और जाके वहां पे वो वाले कंसेप्ट, रेलेवेंट कंसेप्ट को क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है। आखिरी में अगर इस तरह की केस स्टडी है तो आप बोल सकते हो कि अप्रोच ऑफ ऑडिटर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद एसए 265। समझ आया? देखो जी, यहां पे पैराग्राफ में आंसर है, आपने किस में आंसर लिखना है? पॉइंटर्स में लिखना है। While pointing out significant deficiency in internal control, auditor has not only to communicate significant deficiency giving the description, but also explain the potential effect and sufficient information to those charged with governance and management to understand context of communication। Therefore, the above communication is not proper। ठीक है, अब आगे रीड नहीं कर रहा, जनरल लैंग्वेज। समझ आया? अब मैं आज कुछ बात कर लेता हूं आप लोगों को अपने आंसर कैसे लिखने हैं एग्जाम के अंदर या टेस्ट पेपर्स के अंदर। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है हमेशा 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 कि अगर आपको स्टैंडर्ड का नंबर याद है, जैसे आपको पता है यार ये डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है, कौन सा स्टैंडर्ड है, तो आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड का नंबर एंड नेम कोट करना है। समझ आई बात? नंबर एंड नेम को कोट करना है। दूसरा, आपने कभी भी इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने हैं। स्टार, डॉट, और क्या यूज करते हो भाई आप लोग? एरो, हाँ हैशटैग मैंने ले लिया। ये सब यूज, कोई भी किसी भी तरह का सिंबल यूज नहीं करना है। एट द रेट, ये सब यूज नहीं करना है। सर कैसे कैसे पॉइंट कैसे फ्रेम करने हैं?
आपको सबसे पहली बात देखिएगा, ये 4 लाइनें दिख रही है आपको। कुछ स्टूडेंट ना पॉइंट कैसे बनाते हैं देखिएगा, वो करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, ठीक है, वो यहां से एरो लगाते हैं, यहां से अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं लिखना, और इस पोर्शन में वो अपनी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपको ये नहीं करना है। करना क्या है वो देखिए। आप सबसे पहले इस पूरी लाइन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन को छोड़िएगा, आपने अपना पॉइंट यहां से स्टार्ट करना है, एक लाइन को छोड़ते हुए। जैसे ही आपका एक पॉइंट खत्म होगा, आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है और आपने अगला पॉइंट बनाना है बी पॉइंट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट की नोटबुक में देखता हूं ए पॉइंट यहां आ रहा है, बी पॉइंट यहां आ रहा है। क्यों भाई? तो आपने देख लेना है कि अलाइनमेंट आपका बहुत सुंदर हो, बहुत सही हो। थ्योरी पेपर है, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे सामने वाले का आपकी कॉपी पे उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मन करेगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेंकली एक बात बता रहा हूं, जब कोई कॉपी मेरे हाथ में आती है चेक करने के लिए और मैं देखता हूं कि बच्चे ने बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है, मैं बस कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये कॉपी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैं कोशिश ये नहीं करता कि मेरे को इसको फेल करना है ना, बट मैं कोशिश ये जरूर करता हूं कि इसके पेपर सही चेक हो जाए, बट कम समय में हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन जब कोई बच्चा अच्छे से लिखता है, प्रेजेंट करता है, तो उसका पेपर ना रीड करने का मन करता है। मतलब लगता है कि यार बच्चे ने मेहनत की है चीजों को लिखने के लिए, तो उसको मार्क्स भी देने का मन करता है। कहीं पे वो 2 डिजर्व करता है, लेकिन मन पता है क्या करता है, इसको 3 दे दो यार, मुझे पता है ना इसलिए मेरे को थोड़ी ना देखेगा। तो वहां पे ना मार्क्स ज्यादा देने का मन करता है। बहुत गंदी हैंडराइटिंग है चलेगा, हैंडराइटिंग आपकी बेकार है चलेगा, बट पेपर तो कम से कम प्रेजेंट अच्छे तरीके से करो, प्रॉपर लाइनें छोड़कर। एक क्वेश्चन जहां पे एक आंसर आपका खत्म हो गया, अगला आंसर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो आप। तो आपने ए बी पॉइंट बनाए, अब मान लो बी के अंदर आपको 3 सब पॉइंट बनाने हैं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, रोमन 1 2 3। आपने डॉट्स वगैरह यूज नहीं करने। समझ आया? पहला पॉइंट, ऐसे नाम और नंबर कोट करना है, पॉइंटर में आपको अपना आंसर लिखना है। 2 से 3 लाइन का अगर आप बेस बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पॉइंट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ जनरल बातें। आप देखो जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो, क्या उसकी कंपनीज एक्ट के साथ कोई रिलेशन है क्या? कंपनीज एक्ट के साथ कोई रिलेशन है क्या? अगर आपको याद है अपने लॉ का वो पॉइंट, वो सेक्शन, कोशिश करो किसी एक पॉइंट में उसे आप इंक्लूड करें। दूसरा, देखिए क्या उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस के साथ कोई रिलेशन है क्या? ठीक है। अगर आपको पता है यार प्रोविजन पे क्वेश्चन आ गया, गुडविल पे क्वेश्चन आ गया, कंटीजेंट लायबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया, एंड यू नो कि मेरा ना इंटेंजिबल के लिए 26 है मान लीजिए, या सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए यू गाइस स्टडी AS4, आपको याद है, कोशिश कीजिएगा एक पॉइंट आप AS4 का वहां पे जरूर लिखें। पीपीएनई का क्वेश्चन आ गया, कोशिश कीजिएगा AS नंबर 10 को आप जरूर कोट करें, वहां से अपने अकाउंट का कंटेंट ऑडिटिंग में आप एक पॉइंट में जरूर मेंशन करें। समझ आया? उसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग सबसे पहले रखोगे आखिरी में। आप देखो कि जो क्वेश्चन आया उसमें क्या ऑडिटर की कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बनती है क्या? अगर बनती है तो सबसे आखिरी पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ज्यादातर क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा ऑडिटिंग के अंदर। लॉ का पेपर अलग होता है, जहां पे आप पहले प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन लिखते हो, फैक्ट ऑफ द केस लिखते हो और कंक्लूजन डालते हो। हमारे यहाँ पे वो नहीं है। हमारे यहाँ पे बस घुमा फिरा के आपसे कहीं ना कहीं सटीकली क्या पूछेगा, ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा। तो आपने सिंपल ऐसे का नाम, नंबर और ये भैया 5 काम करने होते हैं, बात खत्म। समझ आ रही है बात? कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपने ये देखा, जहां पे ऑडिटर ने जो किया है वो आपके हिसाब से क्या है, गलत है, तो आप लिखेंगे ऐसे 265 कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, एन ऑडिटर शुड इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट इन द लेटर टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। 2 लाइनों का बेस बनाया, 5 पॉइंट लिख दिए, काम खत्म। आखिरी लाइन में आप लिख सकते हो, कंक्लूजन वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कंक्लूजन दे रहे हो, द अप्रोच ऑफ द ऑडिटर इज नॉट एप्रोप्रिएट या करेक्ट। समझ आया? तो
आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, आंसर कैसे लिखे कैसे लिखे कैसे लिखे। ऑडिट के अंदर बस एक ही सिंपल बात याद रखनी है कि आपने पॉइंट में अपना आंसर लिखना है, बात खत्म। क्लियर है जी। अब बात करते हैं, ये तो 56 मार्क्स के पेपर की बात की है, अब बात करेंगे 30 मार्क्स के पेपर की। हद हो जाती है, बच्चों को यह भी बताना पड़ता है एमसीक्यू का आंसर आपको एमसीक्यू बुकलेट में करना है। हंसी आ रही है ना कि सर क्या बता रहे हो, इतने बड़े तो हम नहीं है। आप यकीन मानिएगा 3% स्टूडेंट आउट ऑफ 100, 3 स्टूडेंट एमसीक्यू के आंसर मेन आंसर शीट में लिख कर आता है। 100 में से 3 बच्चे, आपकी क्लास की नोटबुक दिखाऊंगा आपके सामने, अभी भी बताने के बाद भी 2 बच्चे ना आंसर शीट में, अभी हालांकि आपको तो चलो मैं वो दे नहीं रहा हूं ओएमआर शीट, उसके अलावा चलो एमसीक्यू बुकलेट में आपने नहीं किए, आंसर शीट में भी कैसे लिखते हैं आईसीआई की में, वो आपको ए बी सी डी में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, वो डी नहीं लिखता, वो डी के सामने जो ऑप्शन है ना, जो भी ऑप्शन है, जैसे कि मान लो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, वो ये लिख के आएगा। उसे लगता है कि ये मेरे को ए के सामने ओएमआर शीट भूल जाता है, पता नहीं कितनी टेंशन में होता है वो बालक। वो क्या लिख के आ रहा है, मेन आंसर शीट में 1 और उसके सामने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, और बाद में उसे याद आता है अरे यार ओएमआर शीट भरनी थी ये तो, पेपर के बाद। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, मेरे को नहीं पता दे के आया था नहीं दे के आया था, ऐसा हजारों स्टूडेंट करते हैं। आपको पता है 500 से ज्यादा आंसर शीट हर अटेम्प्ट में विदहोल्ड हो रही है, आपकी भी होगी देख लेना। 500 से ज्यादा स्टूडेंट की आंसर शीट हर अटेम्प्ट में विदहोल्ड हो रही है। रीजन क्या आता है सर, रोल नंबर लिखते हैं अपना, कहां पर, सेकंड आंसर शीट पे, एक्स्ट्रा आंसर शीट पे जो आप लेते हो, अलाउड नहीं है। ठीक है, ओएमआर से काम होता है, पहली शीट पे आपको लिखना होता है, उसमें भी हाफ पोर्शन ऊपर से अलग दिया जाता है जो बाद में फाड़ा जाता है। आप वहां पे रोल नंबर लिख रहे हो, रोल नंबर अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि उससे रीजन का पता चल जाता है कि किस रीजन का स्टूडेंट है, आपका आंसर जो आपका रिजल्ट है होल्ड पे जाएगा। वो बच्चे पेपर में लिखते हैं पीटीओ, नोट अलाउड, नोट अलाउड। मेरे ही फेस टू फेस क्लास के स्टूडेंट ने क्या लिखा पेपर में, हालांकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में लिखा, उसने बहुत सारी कटिंग कर दी, कटिंग करी, सही कर दिया, आंसर सही हो गया, उसका रिजल्ट विदहोल्ड हो गया। बताओ उसने क्या लिखा था ना, उसने लिखा था सॉरी फॉर कटिंग्स। क्या लिखा था, उसका रिजल्ट विदहोल्ड हो गया, हालांकि आईसीआई ने उसका रिजल्ट बाद में रिलीज कर दिया एक्सप्लेनेशन के बाद, पास, लेकिन उसका रिजल्ट विदहोल्ड हो गया। अगर आप ओम लिख रहे हो, राम लिख रहे हो, श्याम लिख रहे हो, 786 लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो आप, आपका रिजल्ट विदहोल्ड होने वाला है। और ऐसे केस में जहां आप कोई रिलीजियस सिंबल डाल रहे हो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां लिखती है कि सर इस बार पास कर देना नहीं तो मम्मी शादी कर देगी, रिजल्ट, वो सामने जो बंदा बैठ के, मजाक मत लेना ये सीरियस हो रहा है, 500 कॉपी ऐसे विदहोल्ड कर रहा है इन रीजन की वजह से। सर प्लीज, मैं हरियाणा से हूं, मेरी उम्र 23 साल की हो गई है, पिछले 4 अटेम्प्ट से फेल हो रही हूं, सर सिर्फ इस पेपर में 40 नंबर दे देना सर, आपके बच्चों को दुआएं लगेंगी, ये लगेंगी, वो राक्षस है सामने जो बैठा है। आपकी, आपका रिजल्ट विदहोल्ड होने वाला है और आप ब्लैकलिस्ट होने वाले हो, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। उसके अलावा स्मार्ट वॉच पहन के जाते हो आप लोग, रिजल्ट विदहोल्ड एट नो कॉस्ट इट विल बी डिक्लेयर्ड, ध्यान रखना। तो आप ना भैया, वो जो पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी आती है ना, जिसको कभी नहीं पढ़ते हो, उनको पढ़कर फॉलो करना है। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्पेशली पता नहीं कभी टाइम मिले ना मिले, इन चीजों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी तब मैं ले आया। और आपको लग रहा होगा सर सीए इंटर का स्टूडेंट थोड़ी ना गलती करता है, अरे इंटर छोड़ो, फाइनल वाले गलती करते हैं, लेकिन हाँ इंटर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत ही। इस बार मेरा एक सेपरेट सेशन था आईसीआई में कुछ महीनों पहले, आईसीआई ब्रांच में, जिसमें मैंने यही जाके बस 1 घंटे समझाया बच्चों को, एक अलग से पीपीटी बना के आईसीआई ने कहा भाई ये है, आप सेशन लो, बच्चे आपके सुनेंगे।
हाँ 3 जगह जाके मैंने अलग से सिर्फ इसी चीज पे सेशन लिया था कि पेपर में मैं जब आईसीए ने मेरे को बोला कि आप ये वाला, मैंने कहा मुझे लगा आप ऑडिट का सेशन लेने गए। कह रहे सर ऑडिट तो आपने बहुत पढ़ा दिया, बच्चों को जरा ये और बता दो। यार हम तो लिख के भेजते हैं, पढ़ते नहीं है, आप जैसे लोगों की बात मान लेते हैं। तो 3 अलग अलग सिटीज में जाके, रोहतक, फरीदाबाद, आईसीए, ये अपना शादरा, हमने जाके इस बार ये बातें बताई है कि भैया पेपर में जाओ तो इन चीजों, मैं खुद हंसी आ रही थी बताते हुए कि भाई इस चीज का ध्यान रखना तुम, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो बाद में देख लेना। तो पेपर बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर आपको करेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इनकरेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है? हाँ, ठीक है बेटा। करेक्ट, अगर कोई करेक्ट आया तो सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ट्रू फॉल्स? ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब क्या था? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएट ना, पेपर में क्वेश्चन आया सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ट्रू फॉल्स? बताओ क्या लिखोगे आंसर में? सफिशिएंसी की पूरी डेफिनेशन देनी पड़ेगी भाई, ट्रू। अब बता ना सफिशिएंसी क्या होती है। एग्जाम में तो सिर्फ क्वांटिटी वर्ड है, अब तू उसके फैक्टर भी बता, मैटर्स भी बता, उसको 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कर। क्यों 4-5 ज्यादा लग रही है? 2 नंबर का करेक्ट इनकरेक्ट होता है, नहीं उसका 0 नंबर होता है। ये देखो, करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट का 1 नंबर, तो एक्सप्लेनेशन 2 लाइन की बहुत है, उसका 1 नंबर। नहीं बेटा, 0 नंबर होता है रीजन का। अदरवाइज तो तू क्या करेगा, तेरे को रीजन एक भी नहीं आता, सब में इनकरेक्ट कर देगा, 6 नंबर आ गए तेरे। कैसे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया होगा शायद आपको, 90% आंसर आपके क्या होंगे? तो तू तो बिना कुछ दिमाग, फिर सर ने बोला था ना, इनकरेक्ट 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 इनकरेक्ट, भाई 7 नंबर तो आ ही जाएंगे। 0। समझ आ रहा है? सर मैंने सिर्फ रीजन लिख दिया, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिखा, तो क्योंकि रीजन के 2 नंबर हैं, तो भी 0। तो रीजन तो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, बट विद 0 मार्क्स, ठीक है? चलें आगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया, 5 बातें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ठीक है ठीक है, रटना नहीं है, समझ आ गया ना? चलो जब पढ़ लेते हैं बेसिक। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस, ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस। हालांकि इंटर में आज तक आया नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए। ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस, लेटर ऑफ वीकनेस मतलब इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई वीकनेस है तो उसका लेटर कैसे लिखोगे, उसे ड्राफ्ट करो, तो यही 5 पॉइंट आएंगे। लो जी, अब करते हैं फटाफट से स्टैंडर्ड खत्म। मेन पार्ट मैंने बता दिया आपको, अब जनरल है। स्कोप ऑफ दिस एसे, this standard on auditing essay deals with the auditor responsibility to communicate appropriately to those charged with governance and management। क्या जी? अब यहां पे बोलोगे स्लो पढ़ो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये रेलेवेंट पार्ट इतना नहीं है। कम्युनिकेट द essay number 265 deals with the auditor responsibility to communicate appropriately to those charged with governance and management। क्या? deficiency in internal control that the auditor has identified in an audit of financial statement। The auditor is required to obtain an understanding of internal control relevant to the audit when identifying and assessing the risk of material misstatement। रोमम के टाइम पे हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। In making those risk assessment, the auditor consider internal control in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion in the effectiveness of internal control। बताओ क्या लास्ट में जो बात पढ़ा के लाए हूं क्या सेम बात है ना? बेस बना रहा है। The auditor may identify deficiency in internal control not only during the risk assessment process, not only during the risk assessment process का मतलब क्या है? Not only in the planning phase। रैप कब करते हो? प्लानिंग में। कंट्रोल फेलियर तो मुझे एग्जीक्यूशन पे ही पता चल सकता है, जब मैं टीओडी कर रहा हूं तब मैं देख रहा हूं साइन नहीं है। बट ऑल्सो एट एनी अदर स्टेज इन दी ऑडिट। ब्रैकेट में कीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर करेक्टिंग। बाकी सब स्किप कर सकते हो, ये जनरल नॉलेज है वैसे, आप इसे भी स्किप कर सकते हो। This essay 265 specify which identified deficiency the auditor is required to communicate to those charged with governance and management। Nothing in this essay, nothing in this essay मतलब essay 265
preclude the auditor from communicating to those charged with governance and management other internal control matters that the auditor has identified during the audit. इसका मतलब कौन सी डेफिशिएंसी की बात कर रहा है ये? अदर डेफिशिएंसीज जो दूसरे लोगों ने आइडेंटिफाई की है। तो ये स्कोप ऑफ दिस ऐसे आप इसको स्किप कर सकते हो या आप रीड लिख लीजिए जैसे आपको सही लगे, ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिनेशंस, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी का मतलब बताओ। कंट्रोल रिस्क पढ़कर आए थे ना कि हो सकता है एक कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन ना हो, तो कहते हैं डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या है? दिस एग्जिस्ट व्हेन a control is designed, implemented or operated in such a way that it is unable to prevent, detect, correct misstatement in the financial statement on a timely basis. Now what is significant deficiency? A deficiency or a combination of deficiency in internal control. अब ऑडिटर डिसाइड करेगा ना क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। That in the auditor professional judgment is of the sufficient important to merit the attention of those charged with governance. मेरे हिसाब से इस डेफिशिएंसी को दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना चाहिए। समझ आया? इसे भी आप रीड करेंगे सिर्फ, ठीक है जी। कह रहे एग्जाम्पल दीजिए किसके? इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप किया ऊपर वाला क्योंकि इसके एग्जाम्पल आप ऑलरेडी बता चुके हो मुझे। कह रहे एग्जाम्पल दीजिए किसके? एग्जाम्पल इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, या बोलू डेफिशिएंसी। आप इंडिकेटर्स, आप मुझे कुछ एग्जांपल दो जहां पे आपको लगे यार डेफिशिएंसी है। सिग्निफिकेंट की बात नहीं कर रहा, आपने मुझे एग्जांपल दिए थे किसके? सिग्निफिकेंट के, हाँ या ना? मैं अभी क्या पूछ रहा हूं? डेफिशिएंसी, ओनली डेफिशिएंसी। एग्जांपल दो कब आपको लग सकता है कि क्या है? डेफिशिएंसी है भैया। आपके यहां पे कंट्रोल सही नहीं है, बुक्स बंद कीजिएगा। आपके यहां पे कंट्रोल सही नहीं है, ऐसा कब कब आपको लगेगा? इंडिकेटर्स कब कब आपको ऐसा फील होगा? कब कब आपको ऐसा फील होगा? नंबर 1, मैनेजमेंट ही फ्रॉड करने में लगी हुई है, हाँ या ना? मैनेजमेंट अपनी ट्रांजैक्शन को अच्छे से चेक नहीं करवा रही है। मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन को सही तरीके से फाइनेंशियल में रिपोर्ट ही नहीं करवा रही है। तो आपको दिखेगा यार मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के एरिया से रिलेटेड जो जो बातें हैं ना, मैनेजमेंट उनको लेके सीरियस नहीं है। जैसे कि मान लो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, दे आर ट्रैवलिंग टू सम फॉरेन कंट्रीज फॉर द बोर्ड मीटिंग्स, और उसमें खर्चा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल रहे हैं। बोर्ड मीटिंग का खर्चा तो जाएगा ही जाएगा, बट यू हैव ए फीलिंग कि ये भैया पर्सनल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फोटो में आपने डायरेक्टर्स के बच्चे भी देखे हैं। तो आप एक फील ले सकते हो कि दिस इज ए पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल अच्छे नहीं है। ये एक इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कि डेफिशिएंसी इन कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, कंट्रोल कौन डिजाइन करता है? कंट्रोल मैनेजमेंट कब डिजाइन कर पाएगी? जब मैनेजमेंट ने पहले रिस्क आइडेंटिफाई किए होंगे। इसका मतलब मैनेजमेंट को पहले रिस्क एसेस करना पड़ेगा। जब मैनेजमेंट रिस्क एसेस करेगी तो उसके बाद कंट्रोल डिजाइन करेगी, हाँ या ना? मैनेजमेंट के यहां पे कोई रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस ही नहीं है। जब आपने रिस्क ही एसेस नहीं किया तो कंट्रोल क्या डिजाइन किया होगा, हाँ या ना? रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस तो है, कंट्रोल सही से डिजाइन नहीं किया। कंट्रोल सही से डिजाइन तो किया, इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहे हो। समझ आ रही है बातें? तो एक ही पॉइंट से 3-4 पॉइंट बन सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंडिकेटर्स, कि भैया यहां पे डेफिशिएंसी हो सकती है। अरे यार गलतियां मिल रही हैं आपको, आप ठीक ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। आपके यहाँ पे रिस्क है, आप कंट्रोल डिजाइन ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपके यहाँ पे कंट्रोल फेलियर हो सकता है। समझ आया ये एग्जांपल? चलो पहले इतने पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं देखिएगा। कहता है एविडेंस है आपके पास किसका? इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट किससे बिलोंग करता है? मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। कह रहे वो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, वो इनइफेक्टिव तरीके से काम चल रहा है, उसके आपको एविडेंसेस मिले हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है? एक इंडिकेटर है। क्या क्या हो सकता है एग्जांपल देखिएगा। इंडिकेशन दैट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, कौन इंटरेस्टेड है भाई साहब? आर नॉट बीइंग एप्रोप्रिएटली स्क्रूटनाइज्ड बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट के खर्चों को कोई देख ही नहीं रहा, तो क्या आपको लग रहा है कंट्रोल फेल हो सकता है? डेफिनेटली। तो इंडिकेशन क्या?
द मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है और उन ट्रांजेक्शन को कोई भी स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा, कोई भी वेरीफाई नहीं कर रहा। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड वेदर और नॉट मटेरियल, चाहे छोटा ही फ्रॉड क्यों ना हो, दैट वाज नॉट प्रिवेंटेड बाय द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। तीसरा, मैनेजमेंट फेलियर टू इंप्लीमेंट appropriate remedial action on significant deficiency previously communicated। एक ऑडिटर ने लास्ट ईयर कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताई थी, हमने क्या आपकी नॉलेज के लिए बताई है? ये नहीं, हम चाहते हैं आप इनके अगेंस्ट एक्शंस लें, कंट्रोल डिजाइन करें। मैनेजमेंट ने उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो आप फील कर सकते हो कि यहाँ पे कंट्रोल फेलियर हो सकता है। तो अभी तक क्या एग्जांपल बताए? इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट का ही मतलब मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बिलोंग करता है। तो पहला कि मैनेजमेंट की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कोई भी स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा। दूसरा, मैनेजमेंट फ्रॉड। तीसरा, मैनेजमेंट फेलियर टू टेक रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट प्रीवियसली कम्युनिकेटेड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। समझ आया? उसके बाद कहता है कि आपके यहां पे है ही नहीं absence of risk assessment process within the entity where such a process would ordinarily be expected to have been established। क्योंकि बिना रिस्क असेसमेंट के आपने कंट्रोल डिजाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है वी हैव एविडेंस ऑफ एन इनइफेक्टिव एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। देखो डिफरेंस समझना जरूरी है, पहले वाले और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस है। पहले क्या कह रहा है आपके यहां रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, दूसरे में क्या कह रहा है बट कैसा है? इनइफेक्टिव है भाई साहब। Such as management failure to identify risk of material misstatement that the auditor would expect the entity risk assessment process to have been identified। आपके यहाँ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है, इंडिकेटर है आपके यहाँ है तो सही, बट आप कोई रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो यार, मतलब वो इनइफेक्टिव है। समझ आ रहा है? एक पहले ना चीज पूछ लेता हूं मैं आपसे, पता चले आप पढ़ते जाओ और आपके बेसिक्स में गड़बड़ है। एक रिस्क असेसमेंट कर रहा है मैनेजमेंट, एक रिस्क असेसमेंट कर रहा है ऑडिटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सेकेंड, हैंड रेस करके मेरे को बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक रिस्क असेसमेंट कर रहा है मैनेजमेंट जिसके भी बात चल रही है, एक रिस्क असेसमेंट ऑडिटर भी करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा पीछे से लाइव? सर मैनेजमेंट रिस्क असेस करती है बिकॉज दे वांट टू डिजाइन कंट्रोल्स, ऑडिटर रिस्क असेस करता है बिकॉज ही वांट्स टू आइडेंटिफाई रोमम so that he can design NTEO further audit procedure। समझ आया? तो यहां पे हम देख रहे हैं इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसी। तो एक इंडिकेटर हो सकता है भाई आप रिस्क ही असेस नहीं करते, आप रिस्क असेसमेंट तो करते हो बट आपके यहां पे वो प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है। समझ आया? चलो जी, अब इसका एक और फर्दर बढ़ा रहा हूं। देखो पहले चेन चली, आपके पास रैप नहीं है, रैप है तो इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद रैप अगर इफेक्टिव है मतलब उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। हाँ या ना? एविडेंस किसका? इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। समझ आया जी? कितने पॉइंट कर लिए हमने अभी तक? 4 पॉइंट कर लिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है तो इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव है तो आपका रिस्पॉन्स नहीं है रिस्क पे। समझ आया? 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद कहता है आपके पास एविडेंस है, किस चीज का एविडेंस है जी? मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को रिव्यू ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है कि ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट हो रही है। तो क्या अपने आप में ये इंडिकेटर है? हाँ या ना फेलियर का? तो अगला पॉइंट हो गया इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बढ़े, कहता है एक और इंडिकेटर हो सकता है। देखो ये सारे क्या है, ये कोई फैक्चुअल डेटा या एग्जांपल्स हैं? दीज आर अच्छा पहले ही लिखा है, सबसे पहले ही लिखा है एग्जांपल। तो ऐसा नहीं है कि यही एग्जांपल है, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ इजी रेफरेंस के लिए आप इनको रेफर कीजिएगा। कहता है मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर। अब ये एक पॉइंट ऑडिटर के रिगार्डिंग आया। मिसस्टेटमेंट किसने डिटेक्ट किया? ऑडिटर ने। misstatement detected by auditor procedure that were not prevented, detected and corrected by the entity internal control। आपने कोई गलती निकाली, वो गलती कंट्रोल से सेफगार्ड की जा सकती थी लेकिन कंट्रोल ने उसे नहीं बचाया, तो आपको पता चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं कंट्रोल फेल है, बेकार है।
disclosure of material misstatement due to error or fraud as prior period item in the current year statement of P&L। ऑलरेडी मैनेजमेंट ही बोल रही है अपने फाइनेंशियल में कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ क्या हुआ था, फ्रॉड हुआ था, करंट ईयर में डिस्क्लोज कर रही है। तो भैया आपको इससे बड़ा इंडिकेटर क्या मिलेगा जब मैनेजमेंट खुद ही बोल रही है कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ था पिछले साल। ऑब्वियसली आपको हाई रिस्क रखना चाहिए। तो बेटा इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, आपने पॉइंट मेरे साथ दोबारा से ये कंटेंट याद करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर क्या था जी, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉइंट जाएंगे वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जाएंगे। तो पहला पॉइंट था कि मैनेजमेंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिसको कोई भी स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा। दूसरा था मैनेजमेंट ने ही फ्रॉड कर रखे हैं। तीसरा मैनेजमेंट का एक्शन नहीं है, जो कम्युनिकेशन है किसका, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, ये एक पॉइंट रख दो साइड में। अब आगे बढ़ो, मैनेजमेंट के यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं है, तो और अगर इफेक्टिव है तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं है। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट पढ़ो कि मैनेजमेंट का ओवरसाइट नहीं है किसके ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। ऑडिटर ने कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की जो कि मटेरियल है, इसका मतलब कंट्रोल फेल है। एंड लास्ट में डिस्क्लोजर एज ए प्रायर पीरियड आइटम ऑफ फ्रॉड। क्लियर है। इतने सारे पॉइंट आपको एग्जाम में याद करके जाने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 भी करके जाएंगे चल जाएगा। समझ आया। लास्ट ये आपने ऑलरेडी मुझे बता रखा है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, सर सारे ही एग्जाम्पल है। अरे ऑडिटिंग का मतलब ही एग्जाम्पल है, ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ किताब आपके साथ शेयर कर रही है। अगर क्या है आपके पास तो आप ऑडिट में बहुत अच्छे हो। अगर आप उस तरह के बच्चे हो कि बस दिमाग नहीं चलाना, तो इस सब्जेक्ट को कभी भी आप इंजॉय कर ही नहीं सकते। क्या कहते हैं देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मैटर द ऑडिटर में कंसिडर। भाई क्या क्या मैटर कंसिडर किए जाएं किसमें, इन डिटरमाइनिंग whether a deficiency or a combination of deficiency in internal control constitute a significant deficiency। क्या एक deficiency या combination of deficiency, क्या significant deficiency है या नहीं, इसके लिए कौन कौन से मैटर कंसिडर किए जाएं। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। मैटर्स शुड बी कंसिडर टू डिसाइड वेदर ए डेफिशिएंसी इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। समझ आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के इंडिकेटर क्या हो सकते हैं वो हमने पढ़े। इसको सिंप्लीफाई तरीके से आप ऐसे बोलो, डेफिशिएंसी के इंडिकेटर क्या हो सकते हैं। मेरे हिसाब से वर्ड आईसीआई को चेंज करना चाहिए, यहां पे वर्ड क्या होना चाहिए, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल के इंडिकेटर क्या हो सकते हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स। हाँ या ना। अब सिग्निफिकेंट है या नहीं उसके लिए मुझे कुछ फर्दर मैटर्स को देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो अब अपन देख रहे हैं मैटर्स। देखो आपने बहुत सारे लिखवाए थे, हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो यही पॉइंट मैं कवर कर लेता हूं जो आप बच्चों ने बोला था, द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। कंपनी ने कंट्रोल बना रखा है किसके लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अगर वो कंट्रोल फेल हो जाए, कौन सा कंट्रोल बेटा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है, अगर उनमें से कोई भी कंट्रोल फेल हो जाए तो क्या वो आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। अब फाइनेंशियल कंट्रोल में मेन कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट। ये नीचे भी आखिरी पॉइंट था अगर आपने देखा हो तो, ओवरसाइट बाय मैनेजमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल के लिए हो चाहे रिव्यू के लिए हो, तो इसे मॉनिटरिंग कंट्रोल बोलते हैं। भैया मैनेजमेंट को ना हर टाइम पे सब कुछ क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। अगर यही फेल हो गया तो भैया ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। समझ आया। उसके बाद आपने ये चारों पॉइंट बोले थे जहां तक मुझे याद है, कंट्रोल फॉर फ्रॉड, कंट्रोल फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, अगर इस तरह के कंट्रोल फेल होते हैं तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। कंट्रोल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, हाँ या ना। कंट्रोल फॉर द अनयूजुअल ट्रांजेक्शन और कंट्रोल ऑफ द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ईयर एंड ट्रांजेक्शन, अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा फ्रॉड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलने की उम्मीद होती है, ईयर एंड ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, क्योंकि उन कंपनी क्या करती है, ईयर एंड पे पेपरलेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है सो दैट दे कैन रिड्यूस द लायबिलिटी और इंक्रीज द वैल्यू, और आफ्टर ईयर एंड क्या करती है, उनको रिवर्स कर लेती है। तो हमेशा ईयर एंड पे रिस्क ज्यादा होता है। ईयर एंड पे कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें रिवेन्यू बढ़ाना है, अगले साल के बिगिनिंग का रिवेन्यू इस साल के आखिरी में पोस्ट कर दो,
भाई कंपनी के फाइनेंशियल पे थोड़ी ना कोई इंपैक्ट आ रहा है, पैसा तो उतना ही है। ठीक है, हमारा इस साल का फाइनेंशियल क्या हो गया, इन्फ्लेटेड हो गया, यस और नो। भाई कंपनी का तो माल उतना ही गया बाहर, अगले साल का माल अगले साल की बुक्स में आना था, वो इस साल में आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन फ्रॉड तो है ना। आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो, अकरेंस पढ़ के आते हो, द ट्रांजेक्शन शुड बी अकर्ड इन द सेम पीरियड, यस और नो, विच इट्स बिलोंग। अगले साल का डेटा आप इस साल डाल रहे हो, इट्स ए काइंड ऑफ फ्रॉड ओनली, यस और नो। तो कह रहा है अगर इनमें से कोई भी कंट्रोल फेल होता है ना, तो ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का फैक्टर है। समझ आया। अब जनरल पॉइंट देखो, कहता है ऐसा रिस्क जिसकी वजह से, ऐसी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल जिसका लाइक्लीहुड है, किस चीज का जी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से चांसेस है कि आपके फाइनेंशियल में कैसे क्या बनेंगे भैया, क्या आएंगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। उसके बाद ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड ऑफ रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी। ऐसा कंट्रोल फेलियर है कि अगर जो हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंपनी की एसेट्स गायब हो सकती हैं, कोई चुरा के लेके जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेस कंट्रोल नहीं है। कंपनी की जो एसेट है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है, चिप्स हैं, एंड दे आर कैरिंग वैल्यू ऑफ इन लैक्स, बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और उसी के साथ साथ एक्सेस कंट्रोल भी नहीं है। तो आप बताओ, अगर ये कंट्रोल फेल होता है, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आप जैसे एम्प्लॉय जाएंगे, चुपचाप एक चुराएंगे, जेब में रखेंगे और बाहर आ जाएंगे, एक्टिंग ऐसे करेंगे जैसे आपने कुछ किया ही ना हो, हाँ या ना। तो दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क। समझ आया। उसके बाद कहते हैं कंट्रोल। आप एग्जांपल लिख लीजिएगा साथ साथ अगर आप लिखना चाहें तो। एक्सेस कंट्रोल एग्जांपल था, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में मैंने एग्जांपल दिया स्मॉल वैल्यू आइटम। एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल था, एक्सेस कंट्रोल का एग्जांपल स्मॉल वैल्यू आइटम था, स्मॉल वैल्यू आइटम थेफ्ट बाय द एम्प्लॉइज। अगला कहता है कंट्रोल्स किसके लिए, सब्जेक्टिव एरिया के लिए, जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व हो, जहां पर एस्टिमेट इन्वॉल्व हो, वहां के अगर कंट्रोल फेल हो गए तो फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। द सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट सच एज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। आप एक इजी एग्जांपल लिखो कोमा करके, प्रोविजंस। अगर इनके कंट्रोल फेल हो रहे हैं तो सीधा सीधा आपका क्या इंपैक्ट हो रहा है बेटा, फाइनेंशियल्स। तो अगर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपसे पूछूं, कब आप बोलोगे कि भैया ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, जब फाइनेंशियल के ऊपर उसका हिट आए। बिल्कुल सही बोला बेटा, जब उसका हिट किसके ऊपर आए, फाइनेंशियल के ऊपर आए। तो पहला पॉइंट भी यही था कि लाइक्लीहुड क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा कहता है ससेप्टेबिलिटी है किसकी जी, लॉस और फ्रॉड की। तीसरा भी यही कह रहा है, सब्जेक्टिविटी और या कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है अमाउंट को एस्टिमेट करने में, एग्जांपल प्रोविजन। तो अगर ऐसा कोई फेलियर होता है तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ अमाउंट ऐसे हो सकते हैं जो एक्सपोज्ड है डेफिशिएंसी के। कोई एरिया बताओ आप। रेवेन्यू, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद कहता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज है उतनी ज्यादा रिस्क है। द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट हैज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंस और ट्रांजेक्शन एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसीज। तो रिवेन्यू का ही समझ लो, एक फर्दर एग्जांपल दे रहा है। रिवेन्यू में अगर ट्रांजेक्शन कम है तो आप बोल सकते हो भाई रिस्क थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सिग्निफिकेंट भी है, एक्सपोज भी है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो भैया ये एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डेविएशन मिलता है, कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई होता है, तो उसका नेचर एंड कोज, या कोज के साथ ना एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हो, द नेचर एंड कोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शन डिटेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आपको कोई डेफिशिएंसी मिली, आप उसका नेचर देखोगे, कोज देखोगे, फ्रीक्वेंसी देखोगे, उसके बेस पे भी आप डिसाइड करोगे ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है। आपको कोई एक फेलियर मिला, सीएफओ ने साइन नहीं कर रखे थे, फेलियर है। आपको पता चला सीएफओ भाई उस दिन मैरिज में गया हुआ था, शादी वादी में गया हुआ था, पार्टी में गया हुआ था। ठीक है यार, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एक्सेप्शन तो आइडेंटिफाई हुई, बट आपको एक रीजन भी मिल गया जिसकी वजह से आप बोल रहे हो ये सिग्निफिकेंट
तो नेचर, कोज एंड फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक इंट्रैक्शन जो आप बच्चों ने मेरे को बताया था कि एक डेफिशिएंसी का इंपैक्ट दूसरे एरिया पे ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है बेटा? तो दो क्वेश्चन आपने देखे एग्जाम्पल के। एक एग्जाम्पल आपको बताने हैं, क्या एग्जाम्पल बताने हैं? व्हेन यू कॉल ए डेफिशिएंसी टू ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और दूसरा था इंडिकेटर्स ऑफ डेफिशिएंसी। क्लियर है? खत्म हो गया इससे या कुछ बचा है? क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन 1 आपसे डेफिनेशन, हालांकि ये मैं बस मार्क करवा रहा हूं, करेक्ट इनकरेक्ट को ध्यान में रखते हुए, एमसीक्यूज को ध्यान में रखते हुए। सेपरेट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यहां से कभी आएगा। क्वेश्चन 1 ए डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, क्वेश्चन 1 बी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। जब तक मैं ना बोलूं एज इट इज याद करना है, तो इसका मतलब नहीं करना है, सिर्फ कीवर्ड को फोकस करना है। आगे चलिएगा। एक सेकंड बेटा, गोदी में बैठा लियो, बाद में रुक जा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने करके जाओगे? 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एग्जाम्पल ऑफ मैटर द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर ए डेफिशिएंसी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। तो अगर सिर्फ इतना आता है मैटर्स, तो आप कोई भी 4-5 पॉइंट लिख देना, काम खत्म। लेकिन मैं मानता हूं अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द डेफिशिएंसीज and it is also a factor of significant in identification of significant deficiencies। मतलब आपको ये तो बोलेगा ही बोलेगा कि फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, लेकिन वो आपको साफ साफ पॉइंट देगा कि देखो, आई से पता है पेपर कैसे डिजाइन कर रहा है? वो पेपर में ना बकायदा आंसर लिखेगा कि देर आर सम फैक्टर्स which are helpful for auditor to identify whether a deficiency or a combination of deficiency is a significant deficiency। For example, मतलब जो हमें लिखना था वो कौन लिख रहा है क्वेश्चन में ही? For example, the likelihood of deficiency leading to a material misstatement in financial statement in future। एक second, the susceptibility to loss or fraud to the related asset or liability। Third, the financial statement amount exposed to deficiency। 3 दे दिए, कहेगा गिव एनी अदर 4 एग्जाम्पल्स। क्या कहेगा? मैं एक्चुअली बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। क्या कहेगा? आप कहोगे तू नालायक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन याद करके आया था और ये 3 ही पॉइंट याद करके आया था, और ये तीनों तूने किसमें दे दिए? अब मैं क्या लिखूं? लास्ट वाले में पढ़ के नहीं आया। नहीं, आप कितनी भी स्ट्रेटेजी लगवा लो, वो हमारे दूसरे पिताजी हैं, पापा हैं वो। आप कितनी भी, हम बड़े शाणे बनते हैं कि इस बार ना ऐसे करके जाएंगे, इस बार ऐसे करके जाएंगे, ऐसे कोई नया पिटोरा खोल देता है, कर लो भाई, वो पिताजी हैं। ठीक है, एक नाम आपके पिताजी ने दिया है, आपका सरनेम है, एक नाम वो पीछे दिया है, ये आगे देगा, आया ना? तो आपको देखो पॉइंट सारे रीड करने हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं आते, घबराए ना कि सारे 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, कोई एक आध क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 80-90 मार्क्स टारगेट करते हैं कि भैया अगर 10 एग्जाम्पल है किताब में, 10 के 10 पढ़ के जाना। कोई ऐसे आई से पासा फेंकेगा, आप कहोगे क्वेश्चन भी आंसर भी, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, तुम रीड करो और घर जाओ। अगला क्वेश्चन सिंपल सिंपल आपको पॉइंट देगा कि आइडेंटिफिकेशन में फैक्टर है, द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एग्जांपल्स दो। तो ये बी, क्वेश्चन 2 बी सेपरेट भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इसके अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपसे पूछेगा क्या इंडिकेटर है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का, आप कहोगे जी बिल्कुल है। अच्छा, इसके अंदर 3 पॉइंट थे, जरा वो बता दो। समझ आया बेटा? वो आपसे बकायदा कंट्रोल एनवायरनमेंट में पूछेगा क्या एक इंडिकेटर है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का, आप कहोगे जी हाँ, बताओ इसके एग्जांपल दो कोई। तो ये जो है एफिशिएंट नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे ही कोई पता है, ये तुम लिख दोगे। या तो सिंपल पूछेगा इंडिकेटर, तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। स्पेसिफिक पूछेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट का, तो ये 3 पॉइंट ही आपको लिखने पड़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए।
2 क्वेश्चन मैंने ऊपर बनवा दिए, ठीक है, रुक जा अभी। उसके बाद ऑडिटर कौन कौन सी डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करता है, डिटरमाइन एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। सिर्फ इतना क्वेश्चन आया है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ आपने बताना है राइटिंग में जो ऑडिटर आइडेंटिफाई करना है वो कम्युनिकेट करता है और अदर डेफिशिएंसी। अगर वो आपसे पूछे कि ऑडिटर उस रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा, तो आपने ये 5 पॉइंट देने हैं। क्वेश्चन समझ आया? अगर वो आपसे पूछे क्या कम्युनिकेट करेगा, 2 बात, कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड करेगा, 5 बात। समझ आई? टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 7 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 है, 8 होंगे। मैंने मार्क करवा दिया ना सब, बस बात खत्म। चैप्टर खत्म हो गया? नहीं नहीं, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चन 3 है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसे पहला इंडिकेटर है इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट ही कैसा है? इनइफेक्टिव है, मतलब मैनेजमेंट का रवैया सही नहीं है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का फ्रेमिंग पॉलिसी बनाना सही नहीं है, तो मैनेजमेंट से बिलोंग करता है ये। उसके अंदर 3 पॉइंट, ठीक है, तनीषा जैन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखोगे? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कम्युनिकेट करोगे, व्हाट यू विल कम्युनिकेट। सिग्निफिक 2 बातें बस इन राइटिंग, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और अदर डेफिशिएंसी, 2 पॉइंट सिर्फ। कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड करोगे, 5 पॉइंट, ठीक है, ठीक है जी। ब्रेक ही है, रुक जाओ। ओनली यू गाइस कैन टेक 2 minute break for washroom if it's required. समझ आया बेटा आप सबको ऐसे 265? कोई ब्रेक नहीं है बेटा, 5 मिनट का ब्रेक है, बस आप जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन